भारत की राजनीति का जो रास्ता है वो दलित के आंगन से होकर के गुजरता है। सबसे बड़ी आबादी का चंक और उसको लीड करने वाले लोग अगर भारत की राजनीति में कहीं ना कहीं अलग थलग है तो उनको अपनी रणनीति बदलनी चाहिए, उनको अपने काम के ऊपर पुनर्मंथन करना चाहिए। और दलित पॉलिटिक्स को मैं जहां तक देखता हूं, वहां सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी नहीं है। एक ताकतवर दलित के साथ हर कोई जुड़ना चाहेगा। अगर दलित कमजोर है, चाहे वो पॉलिटिकल व्यक्ति है या कोई नौकरी में है या कहीं भी किसी संस्थान से जुड़ा हुआ है, उससे कोई नहीं जुड़ेगा। सब्बीरपुर की घटना होती है, बहुजन समाज पार्टी बाकायदा बहन जी सब्बीरपुर में जाकर के एक बड़ी सभा करती है और सभा तो मैंने भी देखा है। लेकिन वहां कहीं ना कहीं एक चरित्र ये भी तो देखा है ना कि कुछ तथाकथित लोग उनकी सभा के बाद जाकर के नारे करते हैं और उस गांव के अंदर एक उन्माद का माहौल क्रिएट करते हैं। वहां एक जो सामंजस्य की भावना थी, जिस तरह की बातें बहन जी ने कही थी कि अब ये हम पिछले 100-200 साल से तमाम लोग बाग रह रहे हैं, एक लीडर यही कहेगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो हंगामा मचा रहे थे, उस रैली को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी और उसका परिणाम ये रहा कि जब वहां उस रैली से लोग बाग निकल रहे थे तो एक कुछ तथाकथित लोगों ने तलवार से बाकायदा हमला किया। यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। एक वक्त में बहुजन आंदोलन में यह नारा खूब गूंजता था, लेकिन दिल्ली बहुजनों से दूर ही रही। इस बीच में यूपी की राजनीति में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है और दिल्ली को छोड़कर दलित राजनीति यूपी की ओर लौटती दिख रही है और वहां अपना स्टेक बचाए रखने के लिए और अपना स्टेक हासिल करने की लड़ाई शुरू हो गई है। देखा गया कि पहली बार चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर बहुजन समाज पार्टी पर, बहन मायावती जी पर, आकाश आनंद पर टिप्पणी की। इसके जवाब में बहन जी खुद सामने आई और चंद्रशेखर को इशारों इशारों में बरसाती मेढक कह डाला, बीजेपी और कांग्रेस से जुड़ा हुआ बता डाला, उनके इशारों पर काम करने वाला नेता बताया। ये जो जुबानी जंग शुरू हुई है, ये पहली बार इस तरीके से सामने आई है। दलित आंदोलन के भीतर इस जुबानी जंग के मायने क्या है, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सतीश प्रकाश जी। सतीश जी, पहली बार इस तरह की जुबानी जंग खुलकर सामने आई है, एकदम एक दूसरे को टारगेट करते हुए। चंद्रशेखर की लखनऊ में रैली थी, सभा थी, जहां पे वो बोल रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया। किस तरीके से देख रहे हैं आप, इसके मायने क्या है? नहीं, देखिए दास साहब, कहीं ना कहीं जिस तरह की ये बयानबाजी हुई है, देखिए राजनीति में भाषा की सुचारिता हमेशा बनी रहनी, सुचिता हमेशा बनी रहनी चाहिए। और आम तौर पर अगर हम दलित मूवमेंट को देखते हैं, दलितों के लीडरशिप की भाषा को देखते हैं, वहां उनकी भाषा बहुत संयमित, चाहे वो कोई भी नेता रहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निश्चित रूप से तीखे सवाल पूछे, लेकिन उनकी भाषा, उनका लेखन, उनका चिंतन हमेशा बहुत ही एक बहुत ही संयमित भाषा उनकी रही है। सवाल जरूर है, लेकिन भाषा हमेशा संयमित रही है। अगर आप आजादी के बाद से देखिए, अगर आप वर्सेस करते हैं, निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने कहीं ना कहीं माननीय जगजीवन राम जी को अलग उनके समक्ष उठाने की कोशिश करी। लेकिन आप पूरी की पूरी भारतीय पॉलिटिक्स को देखेंगे तो कहीं भी बाबा साहब और जो आपके जगजीवन राम जी, वह कहीं भी किसी तरह की इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। और जब आप 70 के दशक में देखेंगे, मान्यवर पासवान जी आते हैं भारतीय दलित राजनीति में और कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम जी चल रहे हैं, तो वह सीधा टकराव नहीं, वह कहीं भी इस तरह की राजनीति नहीं हुई है, इस तरह के तीखे प्रहार नहीं हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, देखिए तमाम भारत के दलित लीडर्स को इस बात के ऊपर भी पुनर्मंथन करना चाहिए कि आज भारत की दलित पॉलिटिक्स जो है वो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और इधर से लेकर के इधर तक कहीं ना कहीं दलित इस कमी को महसूस कर रहे हैं कि उनका एक सर्वमान्य लीडर जो सरकारों के ऊपर दबाव डाल सके। शायद सरकारें उस दबाव में नहीं है, तो आप उसकी ताकत कम हुई है। कहीं ना कहीं बहन जी अभी इस पोजिशन में महसूस करते हैं, हम उम्मीद करते हैं वो समय समय पे कभी बोलती भी है, लेकिन आपको ये बात रखनी पड़ेगी कि एक को कमजोर करके दूसरा ताकतवर हो जाए, ये संभव नहीं है।
ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और एक छोटी सी जी। बात और कहता हूँ कि देखिए ये झगड़ा कहाँ से, ओके। क्योंकि इसमें आकाश आनंद का भी जो है उनकी भी एंट्री हुई है। जिस तरह की इस भाषा के बीच में जो प्रयोग हुआ है, तमाम भारत के दलित लीडर को ये बात ध्यान जी। रखनी चाहिए कि दलितों में विरासत की पॉलिटिक्स नहीं है। विरासत आपको भारतीय राजनीति में घुसने का मौका दे सकती है, लेकिन दलितों के अंदर अगर आपको स्वीकार्यता सिद्ध करनी है या स्वीकार्यता बनानी है जी, तो कहीं ना कहीं एक वैचारिक आंदोलन आपको करना पड़ेगा। आपको सड़क के रास्ते आपको संघर्ष करना पड़ेगा, एक वैचारिक क्रांति का हिस्सा बनना पड़ेगा, एक नई दिशा के साथ आपको जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद स्वरूप, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एचएलसी हॉस्पिटल लखनऊ से बोल रहा हूँ। घुटने की समस्या आजकल कॉमन है और ज़्यादातर लोगों की धारणा है कि घुटने की जब ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उनको बदलवाना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ घुटने का अलाइनमेंट चेक किया जाता है और अलाइनमेंट ठीक करने से घुटना बगैर बदले ही घुटने के दर्द में आराम मिल जाता है, जो कि 15 से 20 साल तक रहता है। सजीश जी, यहाँ पे एक सवाल यह भी है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर ने आकाश आनंद पर हमला बोला और बहन जी ने पलटवार किया, यह पहली बार हुआ। यानी कि अब तक चंद्रशेखर कहते रहे हैं कि बहन जी हमारे नेता हैं, हम उनको मान सम्मान करते हैं, लेकिन पहली बार जिस तरीके से टारगेट किया गया, तो क्या अब यह माना जाए कि 2027 की जो सियासत है उत्तर प्रदेश की, उसमें आजाद समाज पार्टी अब खुलकर सामने खेलने के लिए तैयार है और बिना बसपा को क्रिटिसाइज किए, बसपा की खामियां निकाले, उसके पास कोई चारा नहीं है? नहीं, देखिए ये पहली बार नहीं, ये हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को देखिए। चंद्रशेखर दलितों के एक यूथ है, एक यूथ के रूप में उनकी ऊर्जा का स्वागत है, एक सांसद भी है, निश्चित रूप से कोई उनसे वो भी एक समाज का हिस्सा है ना। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल आप कहीं ना कहीं सुर्खी बटोरना चाहते हैं, आप चालाकी की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आप समय समय पे मीडिया के सामने ये कहते हैं कि बहन जी मेरी भी लीडर, वो सर्वमान्य लीडर है, लेकिन साथ साथ आप एक छोटी सा सवाल भी खड़ा करते हैं। सवाल बड़े तीखे होते हैं ना। आप मुझे बताइए कि सब्बीरपुर से आजाद जी का कहीं ना कहीं उद्गम है, सब्बीरपुर की घटना होती है, बहुजन समाज पार्टी बाकायदा बहन जी सब्बीरपुर में जाकर के एक बड़ी सभा करती है, और सभा को मैंने भी देखा है। लेकिन वहां कहीं ना कहीं एक चरित्र ये भी तो देखा है ना कि कुछ तथाकथित लोग उनकी सभा के बाद जाकर के नारे करते हैं और उस गांव के अंदर एक उन्माद का माहौल क्रिएट करते हैं। वहां एक जो सामंजस्य की भावना थी, जिस तरह की बातें बहन जी ने कही थी कि अब ये हम पिछले 100-200 साल से तमाम लोकपाल रह रहे, एक लीडर यही कहेगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो हंगामा मचा रहे थे, उस रैली को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, और उसका परिणाम ये रहा कि जब वहां उस रैली से लोग बाग निकल रहे थे तो एक कुछ तथाकथित लोगों ने तलवार से बाकायदा हमला किया, तो वहां उन्माद फैला रहे थे। और उसके बाद जब चंद्रशेखर जी जेल से आते हैं, तो जेल से आने के बाद में आपकी भाषा क्या है? आपने कहा कि वो मेरी बुआ है, चूंकि मेरे पिता उनको बहन जी कहते थे इसलिए मैं उनको बुआ कहूंगा। बहन जी को बुआ किसने कहा? अखिलेश यादव ने कहा ना, तंज के रूप में कहा ना, उनके ऊपर जो तंज के रूप में। इवन मुलायम सिंह यादव जी ने उनके इन शब्दों के लिए कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव डाला कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, वो बहन जी है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो चालाकी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, आज वो सांसद है, ठीक है, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। और ऐसे समय में एक बात मैं आपको बता दूं, ये बचाव की पॉलिटिक्स नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को भी अपने पूरे तन मन धन से लोगों के बीच जाकर के अपनी बात करनी चाहिए। एक छोटी सी बात बताता हूं, आपको मालूम है इन नेताओं की इस भाषा से जो आम दलित है, दलित कितनी स्थिति में है। आज पंजाब की एक नई घटना बताता हूं, सिर्फ उसके दलितों के ऊपर प्रहार से अनुवाद नहीं करना, दलितों के ऊपर भारत के तमाम धर्मों के लोग भी अनुवाद बचा रहे हैं। पंजाब की घटना है, जालंधर की घटना है, एक जस्टिस फॉर सिख कर करके जो है एक चरमपंथी व्यक्ति है, उसने बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर कहीं ना कहीं कालिख पोती, और उसने ये नारा किया कि मतलब जस्टिस फॉर सिख वाले लोग, गुलिस्तान चलाने वाले लोग पर वो ये कह रहे हैं कि बाबा, अब ये टकराव कैसे है? अभी आपको जैन एक छोटी सी कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी को बाकायदा बहुजन समाज पार्टी ने अल्पसंख्यक का भी दर्जा दिया। अभी हम 2 दिन पहले यहाँ बड़ौत में एक डीजे कॉलेज है, वहां एक शिक्षक को बाकायदा मैनेजमेंट, जैन मैनेजमेंट ने 2.5 साल तक जेल में रखा, 2.5 साल तक जेल में रखा, नौकरी उनकी छीन रखी है। तमाम आप देखेंगे
तो ऐसी स्थिति में ये दलितों के लीडर सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते जाएंगे। और दूसरी बात, देखिए झगड़ा ये नहीं है कि भारत के जो दलित है वो पॉलिटिक्स से बाहर होंगे। जहां आपने शुरुआत की थी कि अब यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, अब ये कहां अपने घर की तरफ लौट गए। आप देखिए, दलित 70 के दशक में आकर के भारत के दलितों ने जातिवाद के खिलाफ खुलकर के बोला। वो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स थी, और वो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में दलितों को स्थापित किया। दलित के मन में ये सपना आया कि वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री बनने का मतलब वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। आज वो लेने वाला है, कल वो देने वाला बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के जो दलित लीडर्स हैं, उनको ये बात मालूम नहीं है कि जानबूझ करके दलित मूवमेंट जो सेकंड स्टेज की तरफ चला गया, जो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी थी, उसको जानबूझ करके आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स की तरफ ले जाया जा रहा है। उनको जातिवाद के किस्से सुनाए जा रहे हैं, जातिवाद के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। ये कहना यह है कि कहीं ना कहीं उनको हिस्सेदारी की बात की तरफ बढ़ना चाहिए। जी सतीश जी, इस जुबानी जंग से जब दलित समाज के दो लीडर, एक के साथ पूरी विरासत है बहन जी के साथ, एक बहुत बड़ी लेगेसी है, बहुत काम करके दिखाए उन्होंने, एक अपनी एक विरासत है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ चंद्रशेखर हैं जिनके साथ युवा भविष्य देख रहे हैं तमाम जगहों पे, उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है। तो इस जो जंग है, इससे क्या दलित आंदोलन को नुकसान होगा या फिर किस तरीके से लोग इसको दिखेंगे दलित समाज के? नहीं, देखिए, क्या दलित सिर्फ प्रतिक्रियावादी बनेगा? दलित एक्शन में नहीं है, दलित रिएक्शन है। आप कहीं कोई उत्पीड़न की घटना घटती है, निश्चित रूप से तमाम लोगों को वहां जाना चाहिए, लेकिन आप झगड़े से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि संसाधन आपके पास उतने नहीं है। आपको जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव डालना चाहिए। चंद्रशेखर जी है, आज सांसद है, ठीक है, वो घटनाओं में जारी है भीम आर्मी, लेकिन साथ साथ आपको ये भी कहना पड़ेगा कि भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे आपका एससी आयोग है, आपको एससी आयोग के बाकायदा चेयरमैन से भी जाकर के मिलना चाहिए कि भारत में कहीं ना कहीं ये जिस तरह की घटनाएं घट रही है, क्या एससी आयोग क्या कर रहा है? क्या लोकसभा में कोई ऐसा सवाल आप खड़ा कर सकते हैं? क्या ये सवाल चंद्रशेखर जी भी खड़ा कर सकते? मैं बताता भाई, अगर इस भारत में अगर दलित उत्पीड़न की घटनाएं घट रही है, तो लोकसभा में ये सवाल पूछा जा सकता है कि अगर महिला थाने बनाए जा सकते हैं इस भारत में, तो क्या दलित थाने नहीं बनाए जा सकते, जहां से उनको सीधा न्याय मिल सके, जहां उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थाने कई हिस्सों में थाने हैं अनुसूचित जाति के लिए, स्पेशल थाने हैं। बिहार में तो मैंने देखा है। बिहार में हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश में इस तरह के थाने अभी नहीं। ओके, आपने जो सवाल उठाया है उसमें एक चीज ये भी निकल के आ रही है कि जो आजाद समाज पार्टी है, जो चंद्रशेखर उनके सपोर्टर हैं, उनके जो काम करने का तरीका है, वो उस तरीके से आप कितना सहमत हैं, जो उनकी पॉलिटिक्स है जिस तरीके से? देखिए, दलितों की लड़ाई आक्रामकता होना जरूरी है। जब आप रिएक्शन देंगे तो वहां कहीं ना कहीं आक्रामक तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन शब्दों का चयन, आप आक्रामक किसके खिलाफ है? कल तक आप जातिवाद के खिलाफ आक्रामक थे, आज कहीं ना कहीं आप उस लीडरशिप के आसपास जिस तरह की, कहां किस परिवार में झगड़े नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी दल में काम करता है तो वो भारतीय समाज से निकल करके आता है ना, किसी दूसरे ग्रह से तो आता नहीं। और अगर वो भारतीय परिवेश में आप देखेंगे, पारिवारिक बातें होती हैं, पारिवारिक झगड़े होते हैं, बहुत सारे विवाद होते हैं, लेकिन बहुत सारे विवाद आप पब्लिक मंच के ऊपर डिस्कशन करें, ये गलत है। जिस तरह का उनका, ठीक है, कोई घटना घटी होगी उनके परिवार में, जिस तरह की ये बातें आई, उन्होंने समझाने के रूप में कहा, लेकिन आपको उससे डायरेक्टली कोई संबंध तो नहीं हो सकता ना। तो आप कहीं ना कहीं भाषा आपकी थोड़ी ठीक नहीं है। और एक छोटी सी बात कहूंगा कि तमाम दलितों के लीडर्स को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, और स्पेशली आजाद समाज पार्टी को, कि अगर उनके किसी तरह के तीखे बयान या इस तरह की भाषा रहेगी तो इससे इनको फायदा नहीं निकलने वाला, उनका नुकसान होगा। उनको लोग कहीं ना कहीं संस्था की दृष्टि से जो सम्मान उनको देखते हैं, उनके अंदर एक युवा एनर्जी देखते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान उनको मिलेगा। बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे लोग उनसे सवाल पूछेंगे। जी सतीश जी, मेरा आखिरी सवाल है कि दलित राजनीति अभी जहां खड़ी है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के पास सिर्फ एक विधायक है उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा में अभी सिर्फ एक सांसद हैं,
तो और चंद्रशेखर आजाद हैं लोकसभा में। तो दलित राजनीति की जो बात करते हैं, जो पार्टियां, जो नेता, उसमें कुल जमा 3 लोग दिख रहे हैं मुख्य रूप से। ऐसे में आप दलित राजनीति को भी किस रूप में देख रहे हैं? क्या वह अपने पराभव की ओर है या फिर अभी कोई उम्मीद बची है और 27 में और उसके बाद जो चुनाव होंगे उसमें वो संभलती हुई आपको लग रहा है कि संभल जाएंगी चीजें? नहीं, देखो, मुझे जो लगता है, एक बात बताइए कि अगर भारत जी। की दलित राजनीति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा पे आधारित है, अगर नहीं है, अगर वो विचारधारा रोज ताकतवर बन रही है, पूरी दुनिया में उस विचारधारा के ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है, वो विचार फैल रहा है, अब उस विचार पे चलने वाले लोग अगर कमजोर हैं तो उन संगठनों को आज आत्ममंथन करने की जरूरत है। पूरे भारत के तमाम पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोग ये जानते हैं कि भारत की राजनीति का जो रास्ता है वो दलित के आंगन से होकर के गुजरता है। सबसे बड़ी आबादी का चंक और उसको लीड करने वाले लोग अगर भारत की राजनीति में कहीं ना कहीं अलग थलग है तो उनको अपनी रणनीति बदलनी चाहिए, उनको अपने काम के ऊपर पुनर्मंथन करना चाहिए। और दलित पॉलिटिक्स को मैं जहां तक देखता हूं, वहां सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी नहीं है। एक ताकतवर दलित के साथ हर कोई जुड़ना चाहेगा। अगर दलित कमजोर है, चाहे वो पॉलिटिकल व्यक्ति है या कोई नौकरी में है या कहीं भी किसी संस्थान से जुड़ा हुआ है, उससे कोई नहीं जुड़ेगा। पहले आप अपनी खुद की ताकत पैदा करें। ताकत आपको कहीं ना कहीं आंदोलन से ही मिलेगी। आंदोलन आपको करने पड़ेंगे, लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी और जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके ऊपर बोलने के साथ साथ कहीं ना कहीं दलितों को आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको कहीं ना कहीं हिस्सेदारी की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। माननीय काशीराम जी ने क्या कहा कि जितनी जिसकी जहां से बीएसपी पैदा हो रही है, जहां से वामसे पैदा हो रहा है, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ साथ लोगों को ये सपना भी उन्होंने दिखाया कि जितनी जिसकी संख्या हमारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी की बात जब तक दलित के लोग नहीं करेंगे, भारत की व्यवस्था में, भारत के संसाधनों में जब तक हिस्सेदारी नहीं मांगेगी, जो भी संस्थाएं निश्चित रूप से सवाल खड़े करें। आप मुझे एक बात बताइए, हाईकोर्ट में जो ग्वालियर हाईकोर्ट में जो घटना घटी, ये आम घटना नहीं है। इस घटना का भारत की राजनीति के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। तमाम लोगों को ये मंथन करना पड़ेगा कि एक व्यक्ति ने डिसीजन दिया, शानदार डिसीजन है, वो संस्था में है। हाईकोर्ट में एक देखिए, आप कहीं ना कहीं आप पढ़े लिखे लोगों के ऊपर ज्यादा सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि भारत की दलित राजनीति में थोड़े से जो लोग हैं वो कुछ थोड़ा सा ऐसा है मामला, ठीक है ना। ठीक है, पढ़े लिखों से आप सवाल ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने अपना रोल अदा किया। कैफ साहब ने अपना रोल अदा किया। उन्होंने भारत सरकार के पक्ष में डिसीजन नहीं दिया, उन्होंने लोगों के बीच में उस पद के ऊपर रह करके गरिमापूर्ण तरीके से जो चिट्ठी लिखी है वो भारत की राजनीति में खत्म नहीं होगी। अगर वो चाहते तो समझौता कर सकते थे। अगर वो चाहते तो 3 साल का 62 साल में हाईकोर्ट में रिटायर होते हैं, लेकिन 65 साल में अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे ना। तो ये चीजें हैं, लोग आपके बीच में हैं, जो तमाम संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, अभी भी वो चिंतित हैं। तो भारत के दलित लीडर्स को भी ये मंथन करना पड़ेगा कि भारत के लोगों का काम सिर्फ इतना नहीं है। आपका वोटर जागरूक, आपके सामाजिक संगठन जागरूक, आपकी तमाम आपके जैसा वोटर किसके पास होगा, वो खुद जाता है, उसको साधन की जरूरत नहीं है। आप रैली में बुलाओगे, रैली में जाएगा। आप बूथ में बुलाओगे, बूथ में आएगा। आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, फिर भी वोट आपको देगा। और ये चीजें अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं अगर राजनीति नीचे की ओर जा रही है तो हमको मंथन करना चाहिए। जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनके ऊपर विचार करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो निश्चित तौर पे यह जो वक्त है दलित राजनीति के भीतर एक मंथन का वक्त है, नेताओं के लिए भी और इस समाज के उन लोगों के लिए भी जो वो वोट करते हैं। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में और सब्सक्राइब भी करिए। सतीश जी बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद।